Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be looking into the current affairs of 4th June. ओके तो शुरू करते हैं। सबसे पहले GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। GS2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहला सोशल जस्टिस टॉपिक से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को देखेंगे। गवर्नेंस में एक टॉपिक है नीति इंडेक्स। देखो इसमें क्या है ना कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला है जिसमें उन्होंने इंडिया के सभी स्टेट्स को रैंकिंग दी है बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस ऑन SDGs। ठीक है, SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनमें कैसी क्या परफॉर्मेंस है हर स्टेट की, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी गई है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में 3 इश्यूज हैं। पहला है सेडिशन एंड केदारनाथ केस। तो देखो एक बहुत ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद दुआ, ठीक है, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए थे एक बीजेपी MLA ने और इनके ऊपर केस फाइल किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया है, खारिज कर दिया है और उन्होंने इसके लिए रेफरेंस दिया है इस केस का, केदारनाथ केस का, जो 1962 का केस है। इसके बारे में समझेंगे। फिर IT रूल्स अ केस ऑफ ओवररीच। तो देखो ये हिंदू में एक आर्टिकल दिया है, एडिटोरियल है। इसमें ये बताया गया है कि जो नए IT रूल्स गवर्नमेंट लाई है उसमें क्या नेगेटिविटीज़ हैं अभी भी। ठीक है, तो हम इस पूरे इशू को होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। मॉडल टेनेंसी एक्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि देखो रेंटल हाउसिंग जो है वो बहुत बढ़ रही है अभी और इसकी ज़रूरत भी है इंडिया को। तो रेंटल हाउसिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी ओनर्स का वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए और जो टीनेंट्स हैं जो रेंट पे रह रहे हैं उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में वी हैव यूगुर मुस्लिम्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। एनवायरमेंट में 2 टॉपिक्स हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ब्लैक कार्बन के ऊपर रोक लगा देते हैं, किसी तरह इनको कर्ब कर देते हैं ऐसी पॉलिसीज बना के, तो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग हो रही है मेजरली हिमालयन रीजन में, उसे रोका जा सकता है। उसके बाद ब्लू फिन महाशीर। महाशीर क्या है? एक फिश का टाइप है। ये अब बहुत सारी जो इनका जो एंडेंजर्ड कैटेगरी थी, अब ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ गई हैं बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो इसके बारे में समझेंगे। एंड GS4 एथिक्स से वी विल टेक अप द केस ऑफ सुशील कुमार। देखो ये न्यूज़ में कहीं नहीं है लेकिन आई थॉट कि आपको बता दूं कि कैसे एथिक्स में एग्जाम्पल्स को ऐड किया जाता है। तो देखो सुशील कुमार केस आप सभी को पता होगा। ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, नॉट गोल्ड मेडलिस्ट, ही वॉज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स। ओके, एंड अभी ये मर्डर के चार्जेस में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो सुशील कुमार केस जो है उसको ऐसा देखा जा रहा है कि ही जो ऊंचाई पे थे वो और अब ही इज ऑन द डाउनफॉल। तो इसमें इसको आप रिलेट कर सकते हो 2 चीज़ों से। कैसे? एक तो है एटीट्यूड और एक है एप्टीट्यूड। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा ये दोनों टॉपिक्स आपके एथिक्स के सिलेबस में है। एटीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले एटीट्यूड इज पर्सनल इवेल्युएशन ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी सिचुएशन। ठीक है, तो एटीट्यूड को आप पर्सनल इवेल्युएशन के तौर पे देख सकते हैं। मतलब कि किसी पर्सन को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी पर्सन को वही चीज़ बुरी लग सकती है। ठीक है, तो उनका पर्सनल इवेल्युएशन उसको कहते हैं एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज मोर अबाउट कॉम्पिटेंस। ठीक है, कि कोई पर्सन किसी चीज़ में कितना अच्छा है, कितना टैलेंटेड है, कितना उसने उसके ऊपर पकड़ जमाई हुई है, जो भी इशू है उसके ऊपर। तो अगर सुशील कुमार की बात करें तो ही हैड अ वेरी गुड एप्टीट्यूड रिगार्डिंग रेसलिंग। ओके, तो एप्टीट्यूड इनका बहुत अच्छा था लेकिन ही लैक्ड ऑन एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एक चीज़ तो ये है कि even if you are having a very good aptitude it doesn't mean you will be having a very good attitude also। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जिसमें गुड एप्टीट्यूड हो लेकिन नॉट वेरी गुड एटीट्यूड हो, गुड एटीट्यूड हो बट इतना अच्छा एप्टीट्यूड ना हो। और कौन कौन से कैसे ऐसे हैं जिसमें एप्टीट्यूड भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है, और इसका क्या डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, कई बार UPSC में क्वेश्चन भी पूछा जाता है एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस पे। ठीक है, कि एटीट्यूड इज द फाउंडेशनल वैल्यू। तो ये आपको इस तरह से एग्जाम्पल इकट्ठे करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? तो देखो 30% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रिसिपियंट्स येट टू गेट द ग्रेन्स फॉर मी। तो इसमें ये कहा गया है कि लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इस योजना के। लेकिन इस बार 30% ही, जो 30% पॉपुलेशन है, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो नहीं मिले हैं।
55 करोड़ को ही यहाँ पे अन्न मिला है, ग्रेन्स मिले हैं, बाकियों को यहाँ पे ग्रेन्स नहीं मिले हैं। ये पूरा इशू है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्कीम क्या है। तो देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ये बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ग्रेन्स पहुंचाने के लिए है लोगों में, सिटीजन में जो बीपीएल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड-19, जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उस टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसमें गरीब कल्याण अन्न योजना को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी का पार्ट है। देन इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसकी नोडल मिनिस्ट्री। और ये जो पूरा ग्रेन्स बांटने वाली चीज़ हो रही है, ये हो रही है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो जो भी लोग इसमें इसके बेनिफिशियरी हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी हैं, उन्हें जो पहले 5 केजी ग्रेन मिलता था, अब उन्हें 5 केजी ग्रेन और एक्स्ट्रा मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, ठीक है। और ये किया जाएगा कैसे? पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। अब देखो, इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक्सक्लूजन एरर्स की बात की जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो जिन बेनिफिशरीज को इंक्लूड करता है, वो बेनिफिशरीज हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और ये 2011 के सेंसस डाटा के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। कि 2011 में जो लोग बीपीएल में आते थे, बीपीएल कैटेगरी में, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन 10 साल हो गए हैं, तो जो लोग बच गए, जो लोग इसमें नहीं आते हैं अभी, ठीक है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। तो इसीलिए इसको एक्सक्लूजन एरर कहा जा रहा है, और यही इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। नोडल एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी नोडल एजेंसी नहीं है, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। फिर नोडल एजेंसी फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोडल एजेंसी, ये भी गलत है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पे नन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन मैं आपसे बात करी थी नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं नीति आयोग की जो एसडीजी रिपोर्ट है, इसमें ये बताया गया है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है इंडिया के स्टेट्स ने इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी एंड हेल्थ, ठीक है। तो अब पहले नीति इंडेक्स समझे, उससे पहले जो एसडीजी है, एसडीजी गोल्स जो हैं उनके बारे में समझते हैं। तो देखो, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये 17 गोल्स हैं। अच्छा होगा अगर आपको इनके नंबर्स के साथ याद हो ये, ठीक है, सो दैट आप मेंस में इसको कोट कर सकोगे। अब ये क्या है? यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इनकी 70th सेशन जब हुआ था, तो इन्होंने एसडीजी गोल्स को अडॉप्ट किया था 15 साल के लिए। तो ये जो एसडीजी गोल्स हैं बेसिकली 2016 से लेके 2030 तक के गोल्स हैं, जिनको हमको अचीव करना है बाय 2030, ओके। और हर नेशन अपनी अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाता है जिससे वो एसडीजी गोल्स तक पहुँच सके, ओके। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन डी फैक्टो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, यानी कि इसके ये ऐसा नहीं है कि आप लीगली बाइंडेड हैं इससे, आप लीगली बाइंडेड नहीं हैं, लेकिन एक तरह से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का काम करते हैं ये, ओके। एक बार इन गोल्स को देख लेते हैं। पहला है नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, देन गुड हेल्थ, फिर एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, एंड ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो जो ये इंडेक्स है ना, अच्छा देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पहले ये बता देती हूँ। हेल्थ आपको पता होना चाहिए, ये एसडीजी गोल नंबर 3 है। एजुकेशन 4 है, जेंडर इक्वालिटी 5 है। अब देखो, यहाँ इक्वालिटी की बात करें तो वहीं इनइक्वालिटी की बात भी करें तो इनइक्वालिटी जस्ट इसके नीचे एसडीजी गोल नंबर 10 है। तो इस तरह से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। अब देखो, जो ये एसडीजी इंडेक्स निकाला है, ये कितने गोल्स के लिए निकाला गया है? 16 गोल्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना, सारे 17 गोल्स के लिए नहीं है। जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था 2018 में, नीति आयोग ने इसका इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया था, तब इसके लिए 13 गोल्स के लिए ही इन्होंने ये इंडेक्स निकाला था। अब इन्होंने 16 गोल्स के लिए इंडेक्स निकाला है। और इसकी बात करें तो देखो, मेजरली क्लीन एनर्जी और हेल्थ में हमने अच्छा किया है इंडिया ने ओवरऑल। और इसमें भी जो सबसे बेस्ट स्टेट्स निकल के आए हैं वो हैं केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल,
ओके और जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कम अच्छा परफॉर्म किया है, वो हैं बिहार, झारखंड एंड आसाम। ठीक है, तो आप बाकी अपने अपने स्टेट्स का भी देख सकते हैं यहाँ पे हाल कैसा क्या है। बहुत अच्छा तो नहीं है, देखो जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनका हाल उतना अच्छा नहीं है अभी। इसमें भी जो सबसे अच्छा जो हमने परफॉर्म किया है वो इसमें किया है। और एक चीज़ और, इक्वालिटी की यहाँ बात की हुई है कि इन इक्वालिटी को मेजर करने के लिए वैसे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दोनों का यूज़ किया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया गया है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया गया है। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते थे? यूजुअली ग्रोथ रेट होता था, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता था पर कैपिटा, और जो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में अलग अलग से क्या ग्रोथ रेट रहा है उनका समझा जाता था। गिनीज कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? ये इनइक्वालिटी का मेजर होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी का मेजर होता है। ये बताता है कि किसी भी कंट्री में कितना इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, और इस बार जो है, इस बार सिर्फ सोशल टर्म्स पे, सोशल इंडिकेटर्स पे इसको मेजर किया गया है। तो इसमें क्या क्या देखा गया है? इसमें देखा गया कि विमेन का क्या रोल है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है इनका, ठीक है, और पंचायत में कितना रिप्रेजेंटेशन है, क्राइम कितना हो रहा है अगेंस्ट विमेन, इन सबको देखा गया है, और क्या क्राइम रेट है अगेंस्ट SC ST, इन सब चीज़ों को देखा गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SDG इंडेक्स 2020। तो द इंडेक्स कवर्स ऑल 17 SDG गोल्स। तो क्या 17 के 17 गोल्स को यहाँ पे कवर किया जाता है इस इंडेक्स में? नहीं, सिर्फ 16 गोल्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। इस साल केरला हैज टॉप्ड द इंडेक्स फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। ये सही स्टेटमेंट है, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश, इस तरह से रैंकिंग रही है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये है जो आर्टिकल सेडिशन के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो देखो क्या हुआ है कि ये है विनोद दुआ। ठीक है, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कोविड टाइम्स पे एक रिपोर्टिंग करी, यूट्यूब के एक वीडियो में इन्होंने ये कहा कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो काम उनके मतलब उनका एक क्रिटिसिज्म किया उन्होंने रिगार्डिंग देयर वर्क। ठीक है, तो उसके लिए बीजेपी के एक MLA ने इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। ठीक है, और कहा कि सेडिशन के अंदर इनके ऊपर केस चलना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया। ठीक है, और उन्होंने 2-3 बातें कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है? पहली चीज़ तो ये कही गई है कि, अच्छा देखो, सेडिशन पहले मैं बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन यानी कि देशद्रोह। ठीक है, एकदम डिक्शनरी मीनिंग इसका होता है देशद्रोह। इसमें इंडिया में क्या लॉ है इसको लेकर? तो देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें ये बताई जाती है कि सेक्शन 124A जो है IPC का, वो इससे रिलेट करता है, रेफर करता है सेडिशन से। ये कब का जो है सेक्शन है? 1870s का सेक्शन है। ठीक है, मतलब ये प्री कॉलोनियल एरा का सेक्शन है, प्री कॉलोनियल एरा का लॉ है, इसीलिए इसको काफ़ी ड्रैकोनियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को भी चार्ज किया गया था, ट्रायल चलाया गया था। जैसे एक थे जोगेश चंद्र बोस, ठीक है, जोगेंद्र चंद्र बोस, फिर एक थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सभी के ऊपर ये ट्रायल्स चले हैं सेडिशन के। ठीक है, और इनको पनिश भी किया गया है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि सेडिशन के चार्जेस अगर प्रूव हो जाते हैं किसी के अगेंस्ट, तो 2-3 चीज़ें होती है। पहली ये कि उससे उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। दूसरी ये कि उनको गवर्नमेंट एग्जाम से, गवर्नमेंट ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। तीसरी ये कि उनको इम्प्रीजनमेंट हो सकता है 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक का। ठीक है, तो बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं ये। और इनका इसमें जो सेक्शन 124A है उसमें डिफाइन किस तरह से किया गया है सेडिशन को? तो उसमें ऐसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट, कुछ भी ऐसा रिटन आर्टिकल, कोई साइन जिससे कि कोई भी पर्सन डिसअफेक्शन क्रिएट करना चाह रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये डिसअफेक्शन क्या है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जिससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट होता है उसको सेडिशन कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा वेग है और इसको बहुत मिसयूज करने के एलिगेशंस भी लगते जा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये पूरा सेडिशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस जो ये जर्नलिस्ट हैं इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म है, चाहे फिर वो क्रिटिसिज्म ब्रूटल ही क्यों ना हो, इनके पास ये फ्रीडम है। ठीक है, तो इसको आप सेडिशन में नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और ऑफ डिसप्रपोर्शन अबाउट द रूलिंग रिजाइम डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने ये कहा कि जो राइट है
हर जर्नलिस्ट का क्रिटिसाइज करने का गवर्नमेंट को, या उनके बारे में, उनकी कुछ किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी पॉलिसी के बारे में क्रिटिसिज्म करने का, ये उनका लीगल राइट है, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंतर्गत आता है उनके लिए, और इसके लिए आप उनको सेडिशन में अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने रेफर किया है केदारनाथ सेडिशन रूलिंग को, ठीक है। ये देखो, ये जो पहला है ना, ये हिंदू का आर्टिकल है, और ये दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो इसमें केदारनाथ सेडिशन रूलिंग को समझाया गया है। तो ये 1962 का एक केस है जिसमें कि ये बताया गया था कि पहली चीज इन्होंने बोला कि ठीक है, सेडिशन को हम मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसमें सेडिशन कब होगा, जब कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा आर्टिकल कोई पब्लिश करे जिसमें कि वायलेंस क्रिएट होता है या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, उसे ही सेडिशन माना जाएगा। अगर कोई भी एक्ट, कोई भी पब्लिकेशन से वायलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, तो उसको सेडिशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ये था पूरा केदारनाथ रूलिंग, ठीक है। इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से यहाँ समझाया गया है, लेकिन आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेडिशन लॉ इन इंडिया। सेडिशन इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हाँ ये सही है। फेमस सेडिशन ट्रायल्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूड ट्रायल्स ओवर जोगेंद्र चंद्र बोस। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये कहा गया है कि आप मंथली बेसिस पे हमको कंप्लेंट्स की एक रिपोर्ट देंगे, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी सोशल मीडिया कंपनी की, ठीक है। उसके बाद जो 24 आवर्स में जो नॉन कंसेंचुअल पिक्चर है उसको हटाने की बात की है, तो यहाँ पे भी एक इशू रिजॉल्व होता है। जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे नॉन कंसेंचुअल चीज़ें पोस्ट कर दी जाती है, तो उसको यहाँ पे कर्ब करने की बात की गई है। और इसके साथ अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फेक न्यूज़ होती है, कोई स्पॉन्सर्ड न्यूज़ होती है, तो वो भी लोगों को पता चलेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है, एडवर्टाइजमेंट है, या जो भी है, ठीक है। तो ट्रुथफुलनेस उसकी वहाँ से इंश्योर हो पाएगी, ऑथेंटिसिटी पता चल पाएगी। तो ये तो इसके पॉजिटिव्स होगा। अब इसके नेगेटिव्स यहाँ हम इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ कही है गवर्नमेंट ने, सबसे पहले तो ये जो हमारी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है उसके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे लोगों की मैसेजेस को एक एक को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, और उसके मैसेजेस अगर हम एक एक पर्सन के मैसेजेस को पढ़ने लग गए तो उनकी राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी का इशू हो गया है। एक तरफ है सिटीजन्स की प्राइवेसी, सिटीजन्स की लिबर्टी, फ्रीडम, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑथर्स का कहना है कि गवर्नमेंट प्राइवेसी को छोड़ के अभी तो सिक्योरिटी की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, और सिविल लिबर्टीज़ जो है गवर्नमेंट की, सिविल लिबर्टीज़ जो है सिटीजन्स की, उन्हें एक तरह से स्टेक पे रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनका राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में भी इंश्राइंड है, इसे कर्ब किया जा रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी कर्ब किया जा रहा है कंट्री के। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे आ गए यहाँ पे बीच में, देखो अगर ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है ये नहीं मानती हैं इन रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, तो ये देश को छोड़ के चली जाएंगी, और देश को छोड़ के चली जाएंगी तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी तो यहाँ पे अफेक्ट होंगे। इसके बाद जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की इन्होंने बात की हुई है, ठीक है। यहाँ पे BN श्री कृष्णा कमेटी का रेफरेंस देते हुए इन्होंने कहा है कि सर्विलेंस गवर्नमेंट करती आई है, जिसके कारण डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे एक्ट भी पास किए हैं, ठीक है, ड्राफ्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। पर यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी का ऑब्लिगेशन हो गया है कि आपको हर पर्सन के जो मैसेजेस हैं उसको ट्रेस करना एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा आपके लिए, जो कि गलत है, जहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन फॉलो नहीं हो पाएगा। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, सोशल मीडिया पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रिप्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि डाटा थेफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइबर अटैक्स, हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो डाटा थेफ्ट और हैकिंग से बचने के लिए इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कम्युनिकेशन वर्सेस क्रिमिनल इन पब्लिक स्फेयर का भी एक इशू है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर अपने किसी भी जानने वाले को, अपने परिचित को किसी भी प्राइवेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत कुछ मैसेज करता है, अब वो पर्सन उसको फॉरवर्ड करता है, और अगर वो मैसेज वायरल हो गया, तो जिस पर्सन ने उसको स्टार्टिंग में किया था वो तो प्राइवेट कम्युनिकेशन मान के उसको कर रहा था, ठीक है, उसका इंटेंट क्रिमिनल इंटेंट कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक स्फेयर में आ गया, इतना वायरल हो गया, तो हो सकता है अब वो क्रिमिनल इंटेंट का दिखने लगे। तो ये एक इशू है, ठीक है। इसके कारण ये कहा जा रहा है कि जो फॉरवर्डेड मैसेजेस है उनके ओरिजिन को पता करने से ये इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन ने उसको स्टार्ट किया था उसका हो सकता है इंटेंशन ना हो वो। यूज इन इलेक्शंस, देखो ऐसा कहा है इसमें कि वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ट्विटर का यूज़ करती हैं इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन हो सकता है आगे जाके व्हाट्सएप का यूज़ होने लगे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए इंडिया में।
फिर यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी बहुत वेग टर्म है, जो गवर्नमेंट ये दे रही है एक्सक्यूज कि हम अपने स्टेट की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये आईटी रेगुलेशंस लाए हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है, इसे नहीं बताया गया है। तो इसको जुडिशरी को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे पब्लिक ऑर्डर भी जो टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो जुडिशरी को इसको डिफाइन करना चाहिए। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। नेगेटिव इसमें बताए गए हैं, हमने पॉजिटिव भी डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, while there are positive aspects about information technology rules 2021, there are equally glaring ambiguities and susceptibilities discuss। तो देखो इसमें आपको पॉजिटिव्स भी बताने हैं और नेगेटिव्स भी बताने हैं। ये क्वेश्चन वैसे हमारे जो डेली आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है उसमें शायद डे 2 या डे 3 पे सिद्धार्थ सर ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना हो तो आप उस सेशन को भी देख लीजिएगा, बाकी आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देन वी हैव मॉडल टीनेंसी एक्ट। देखो जो मॉडल टीनेंसी एक्ट है वो पहली बात तो क्या ज़रूरत थी इसकी। टीनेंसी आप समझते होंगे रेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या ज़रूरत थी पहले तो ये बताती हूँ मैं आपको। आपने कभी भी देखा होगा जैसे बहुत सारे जो यंग यूथ है वो जो बड़ी कंट्रीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनकी तरफ माइग्रेट करके जाते हैं। और ये ऐसा करते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब माइग्रेट करके जाएंगे, आप भी अगर दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, तो आप माइग्रेट करके दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो आप रेंट पे कोई रूम लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई घर अपार्टमेंट जो भी लेते हैं। तो ये जो आप रेंट पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आप टीनेंट बन गए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ओनर्स की तरफ से भी इशू होते हैं और टीनेंट्स की तरफ से भी इश्यूज होते हैं। एक इशू होता है जैसे कि जो टीनेंट्स हैं कई बार ऐसा करते हैं, पोजेशन कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो ये प्रॉपर्टी ओनर जो है उसकी राइट्स का वो हो जाता है, वायलेशन हो जाता है। फिर टीनेंट्स के अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे वहाँ पे अगर कोई पर्सन रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है, और कई बार ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अबाउट 11 मंथ का रेंट भी होता है, ठीक है। ऐसा पाया गया है कई रिपोर्ट्स में। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी होता है, कभी भी लैंड ओनर बिना किसी नोटिस के रेंटल प्रॉपर्टी पे आ जाता है और जो टेनेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट होती है। देन इसके अलावा कई बार रिपेयरिंग वगैरह के चार्जेस के नाम पे उनसे और पैसे मांगे जाते हैं टेनेंट से, और इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं, ठीक है। कई बार जो बीच में ही कभी स्टार्टिंग में आपको कितना रेंट बताया हुआ था, आगे जाके आपसे रेंट ज़्यादा मांगने लगते हैं जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं। तो इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये टीनेंसी एक्ट आया है, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहली चीज़ कही है कि एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, टीनेंसी एग्रीमेंट होगा, जिसमें पहले से सारी जो शर्तें होंगी, कितना रेंट होगा, कितने महीने का एग्रीमेंट है, ये सब लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी बनाएंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रेंटल अथॉरिटी। इन्हीं को आप अपना जो टीनेंसी एग्रीमेंट है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि मॉनेटरी सीलिंग होगी, कि रेंट आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर भी सीलिंग होगी, जैसे कि अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल जगह है, प्रॉपर्टी है, तो उस पर आप 6 महीने तक का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ले सकते हैं और मिनिमम 1 महीने का। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप मैक्सिमम 2 महीने का रेंट ही इसको ले सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि आपको 24 आवर्स पहले नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रॉपर्टी ओनर को, अगर उन्हें प्रॉपर्टी पे जाना है, जो भी टीनेंट है उनसे उनको एक बार नोटिस देना पड़ेगा उनको, ठीक है। कोई भी आर्बिट्ररी एविक्शन नहीं हो सकता, बीच में कोई एविक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद कंपनसेशन का भी यहाँ पे प्रोविजन है। कंपनसेशन का क्या प्रोविजन है कि कभी एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर जो टीनेंट है एग्रीमेंट को भी रिन्यू नहीं करा रहा है और वहाँ पे ज़बरदस्ती रह रहा है, तो 2 महीने तक उसे जो रेंट पे करना पड़ेगा वो डबल होगा, ठीक है, जो एक्चुअल रेंट था उसके। और अगर वो 2 महीने के बाद भी रहता है तो 4 गुना रेंट उसको पे करना पड़ेगा, ओके। और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ये रेंटल अथॉरिटी तो है ही, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस थे। अब रेंटल अथॉरिटी, रेंटल हाउसिंग इतना न्यूज़ में क्यों है? देखो जब ये स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में, ये स्कीम आई थी, इसमें ये कहा गया कि हम 20% जो हाउसिंग रखेंगे वो सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए रखेंगे, एक्सक्लूसिवली रेंटल पर्पस के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक टास्क फोर्स आई थी बीच में 2013 में, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इंडिया में जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है रेंटल हाउसिंग, ठीक है। तो कुछ पोर्शन इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का रेंटल हाउसिंग के लिए रखा और कुछ ओनरशिप हाउसिंग के लिए रखा है, ठीक है। तो अब ये मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉडल टेनेंसी
एक्ट। तो देखो, रिटन एग्रीमेंट इज अ मस्ट फॉर ऑल न्यू टेनेंसीज टू बी सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी। तो एक रिटन एग्रीमेंट का होना जरूरी है टेनेंसी के लिए और इसको डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट होना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है। देन देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग पेनल्टी और कंपनसेशन ड्यूरिंग नॉन वैकेंसी। तो देयर इज नो प्रोविजन, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा जब आप वैकेंट नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत है। अगर आप वेकेंट नहीं कर रहे हो एग्रीमेंट के बाद भी तो आपको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन। ओके, अब दूसरा बात करते हैं यूगर मुस्लिम्स की। तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यूगर एग्जाइल्स डिस्क्राइब टॉर्चर इन जिंजियांग। ठीक है, तो ये क्या है पूरा इशू, ये देखो, यूगर जो एग्जाइल्स हैं उन्होंने यूके में, ये जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये बताया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था जिंजियांग में। तो देखो, ये है चाइना और ये है जिंजियांग प्रोविंस। ठीक है, इसकी ये कैपिटल है उरुमकी। यहाँ पे जिंजियांग प्रोविंस जो है ये एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है और ये जो है मेजरली सबसे बड़ा रीजन है मिनरल्स का, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से ये बॉर्डर भी शेयर करता है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेजरली मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन ओवरऑल चाइना में देखा जाए तो ये माइनॉरिटी बन गई है। पहले जो था यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है, जिंजियांग में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, इतने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव्स हैं, तो जो यहाँ के हम चाइनीज थे ना, वो हम चाइनीज यहाँ पे माइग्रेट करके चले गए और इन्होंने यहाँ की सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे कब्जा कर लिया। और अब जो मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ पे बच गई है जिसका नाम है उइगर, ठीक है, उइगर, ये जो है ये बेसिकली टर्की के सक्सेसर्स हैं, टर्की से इनके एथनिक टाइज हैं और इनका मानना है कि एशियन कंट्रीज से ये ज़्यादा क्लोजर हैं। ठीक है, तो चाइना इनके ऊपर कई बार इनको वो करता रहता है, इनके ऊपर प्रताड़नाएं करता रहता है, इनको एग्जीक्यूशन, अत्याचार इनके ऊपर चलता रहता है। ठीक है, चाइना का ये कहना है कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज के हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के हैं और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते रहते हैं, इसीलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा सर्विलेंस रखते हैं। पर इनका कुछ और ही कहना है। तो बेसिकली पूरा ह्यूमन राइट्स का इशू है। ठीक है, अब इसका न्यूज़ देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। उइगर मुस्लिम्स रिसेंटली न्यूज़ बिलोंग टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना या म्यांमार। तो देखो, चाइना से बिलोंग करते हैं। म्यांमार से कौन बिलोंग करता है? रोहिंग्यास। ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स। नेक्स्ट, ये एनवायरमेंट का एक इशू है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर मेल्ट। तो ब्लैक कार्बन के ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाएं, अच्छा हम इस पे कर्व कर लें, तो ग्लेशियर मेल्टिंग को हम रोक सकते हैं, ये कहा है वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने। तो कुल मिला के क्या है, ब्लैक कार्बन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो ब्लैक कार्बन एक तरह का पॉल्यूटेंट होता है, सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटेंट है जो क्लाइमेट चेंज को अकर करवाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है, उसके बाद ब्लैक कार्बन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है। ठीक है, बहुत कम लाइफ होती है इसकी, और ये जो इनकम्प्लीट कंबंशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, उससे ये रिलीज होता है। ठीक है, अब ब्लैक कार्बन के ऊपर अगर हम कर्व कर लेते हैं, इन ब्लैक कार्बन के ऊपर अगर हम कर्व कर लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कम से कम 50% तक हम ग्लेशियर मेल्टिंग को रोक सकते हैं। और ये मेजरली कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश रीजन, माउंटेन रीजन की। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो रीजन है हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन रीजन, यहाँ पे जो ग्लोबल एवरेज मेल्टिंग हो रही है उससे ज़्यादा यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की। तो इसको रोकने के लिए ब्लैक कार्बन को रोकना जरूरी है। अब ब्लैक कार्बन कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ब्लैक कार्बन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो एक तो डीजल इंजन जो हैं उस पर कट किया जा सकता है, कर्व किया जा सकता है। BS6 जैसे नॉर्म्स को अपनाया जा सकता है। ठीक है, फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जा सकता है। ब्रिक किल्न टेक्नोलॉजी जो है उसका अपग्रेडेशन किया जा सकता है। पेट्रोलियम गैस जो है उसमें LPG गैस को यूज किया जा सकता है। जो ये ब्लैक कार्बन है ये दो तरह से मेजरली अफेक्ट करता है किसी भी नेचर को, किसी भी क्लाइमेट को। तो देखो, पहला तो ये अफेक्ट करता है, ये जो सरफेस रिफ्लेक्टेंस होता है सनलाइट का उसको डिक्रीज करता है। मतलब अगर ये सरफेस है, यहाँ पे सनलाइट गिरी तो सनलाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं अल्बीडो इफेक्ट। अब क्योंकि ब्लैक कार्बन है तो ब्लैक कार्बन जो है सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए एक तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है और इसके कारण ग्लेशियर मेल्ट होता है। तो दो कारण है, एक तो सन रिफ्लेक्टेंस कम हो जाता है और दूसरा एयर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसके कारण ग्लेशियर ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होने लगते हैं। तो ये पूरा इशू था, इसको हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक कार्बन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है? नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। Second, it is a short-lived pollutant that is produced by incomplete combustion of fossil fuels.
तो फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबंशन से बनता है, तो ये सही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट गलत है, ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन ब्लू फिन्ड महाशीर आउट ऑफ IUCN रेड लिस्ट। तो देखो सबसे पहले IUCN क्या है ये बताती हूँ। तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी जो है, NGO जो है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए काम करती है। इसकी एक रेड लिस्ट होती है जिसमें ये अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज में डालती है बेस्ड अपॉन देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है, कि कितना एक्सटिंक्शन रिस्क है उसके ऊपर। तो 9 कैटेगरीज हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस है एक्सटिंक्शन वाली कैटेगरी, ठीक है, और सबसे कम है नॉट इवेल्यूएटेड वाली कैटेगरी। अब जो महाशीर है, ब्लू फिन महाशीर, इससे पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, अब इसको लीस्ट कंसर्न में डाल दिया गया है, ठीक है। तो महाशीर क्या है, सबसे पहले तो ये एक रेयर फिश है जिसको तोर नाम से भी जाना जाता है। एशिया की फ्रेश वाटर फिशेज हैं ये, और अलग अलग इनकी टाइप्स मिलती है, ब्रीड्स मिलती हैं। जैसे एक तो हमने ब्लू फिन महाशीर की बात की, ठीक है, वैसे ही ब्लाइंड महाशीर भी होती है एक, जो मेनली फ्रेश वाटर में ही मिलती है और ये केव्स में मिलती है, मेघालय में मिली थी रिसेंटली। फिर गोल्डन महाशीर है, ये गंगा के बेल्ट में मिलती है, ठीक है, जो गंगा की रिवर्स हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, इन बेल्ट्स में मिलती है। और हम्प बैक महाशीर जो है ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती है मेजरली, ठीक है। तो ये सारी महाशीर की टाइप्स हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।